हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जीके जीएस का सेकेंड मॉक टेस्ट है, जिसे दोस्तों 50 प्रश्न हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों पिट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से दोस्तों आपको पिट में ज़रूर प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, ये जो टेस्ट बनाया गया है ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। एकदम पेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। जितने प्रश्न जिस सब्जेक्ट से आते हैं वैसे ही यहाँ पे रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो है 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम नदी के किनारे। झेलम या वितस्ता नदी के किनारे। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। दोस्तों, इसे याद कर सकते हैं, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। और जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में की थी। पहला वंश इसका जो था वो संगम वंश था, और संगम वंश का प्रथम जो शासक था वो हरिहर था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इसका प्रथम वंश जो था संगम वंश था, और प्रथम शासक हरिहर था। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो हेलियोडोरस स्तंभ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है। बताना है दोस्तों, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, वेदांत। वेदांत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था। तो इस नारे को सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नील की खेती से। नील की खेती का सिस्टम था दोस्तों, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे खेती जो है करना अनिवार्य था, नील की खेती करना। ये चंपारण बिहार में पड़ता है। इसे 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, और ये सफल सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों, पूछ रहा है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत स्वतंत्र हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताना है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। बताना है दोस्तों, चौरा चौरी की घटना कब घटी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। केटू को गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जाना जाता है।
बताना है दोस्तों ये किस पर्वतमाला में स्थित है। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय की पर्वत चोटी है। बताना है K2 किसकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन K2 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। बताना है दोस्तों बॉक्साइट के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट के भंडार सबसे अधिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। बताना है दोस्तों कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमा। भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है। गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है, तो दोस्तों ये भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश तक विस्तृत है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। बताना है दोस्तों किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला प्रश्न है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। बताना है दोस्तों यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, कराधान और सरकारी खर्च। कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। अगला प्रश्न है, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है। बताइए दोस्तों, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबद्ध होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र से। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं भारत में कब से लागू है। बताना है दोस्तों जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो दोस्तों जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। बताना है दोस्तों भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी, तो दोस्तों बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम द्वारा संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। बताना है दोस्तों भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 यूटी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताना है दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, तो ऑप्शन दो सही हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है और सूचना का अधिकार आर्टिकल 19(1) के ए में है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है। बताना है दोस्तों भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 निर्वाचन आयोग। ऑप्शन 2 निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 सही होगा, ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ये पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं दोस्तों। और ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बताना है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। ऑप्शन 3 सही होगा विटामिन सी। जल में घुलनशील दोस्तों बी और सी जो हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है। और ए डी ई के जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पाचक कक्ष। ऑप्शन डी पाचक कक्ष। अगला प्रश्न है, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन तत्व का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताना है दोस्तों पहला व्यक्ति कौन था? सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी सही होगा आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, 2023-24 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल रुपए में क्या था दोस्तों? बताना है 2023-24 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितने रुपए है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2125 रुपये। ऑप्शन ए 2125 रुपये प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया है? बताना है दोस्तों ब्रिक्स गठबंधन में कौन कौन से देश नए शामिल हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया। तो दोस्तों ये 6 देश शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद में भारत के कौन से राज्य शामिल हैं? बताना है दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है ये भारत के कौन से राज्य शामिल हैं इसमें? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी ये कावेरी नदी जल विवाद में से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों आपको यहाँ से बहुत ही लाभ होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? बताना है दोस्तों भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। ये कोविड-19 वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। बताना है दोस्तों भारत ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1952 में। ऑप्शन डी 1952 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले और सौर शहर का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो सही नाम हो जाएगा, जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सांची सोलर सिटी। मध्य प्रदेश का जो शहर है सांची सोलर सिटी, इसे पहला सौर शहर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अमृत योजना का पूरा नाम बताना है दोस्तों क्या है? तो अमृत योजना का जो पूरा नाम है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अमृत योजना, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देविका रानी। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिया गया था। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है दोस्त, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अरविंद घोष। श्री अरविंदो घोष इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? बताना है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलंबन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलंबन जो है ये तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। थांगटा दोस्तों, जो थांगता है ये मणिपुर का है, और कलरीपायतु ये केरल का मार्शल आर्ट है, और थोड़ा जो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दो, सरदार पटेल पुरस्कार। सरदार पटेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। दोस्तों यूएनओ दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दो, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है दोस्तों, गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में। गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। दोस्तों तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को की गई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गराडी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? गराडी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुडुचेरी में। गराडी नृत्य शैली पुडुचेरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? बताना है दोस्तों, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकाली। ऑप्शन डी सही है, पुलिकाली। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं? बताना है दोस्तों, पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं? तो दोस्तों पीवी सिंधु का जो खेल है वो है बैडमिंटन। तो सही हो जाएगा ऑप्शन 3, बैडमिंटन। दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।